ये सीरीज मैंने अपने जूनियर्स के लिए शुरू की है, जिसमें मैं आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट को सरल और साधारण तरीके से समझा रहा हूँ। जिसमें हम सबसे पहले संस्कृत को पढ़ रहे हैं। संस्कृत में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में स्वर संधि के वर्णन को विस्तृत से समझाया था, और इस वीडियो में हम व्यंजन संधि की भी बात करेंगे। तो व्यंजन संधि क्या होती है? जैसे व्यंजन स्वर है, व्यंजन है और मतलब व्यंजन है और स्वर हैं। तो जब व्यंजन के साथ में व्यंजन या स्वर जुड़ता है तो व्यंजन संधि कहते हैं उसको। जैसे मान लो ये व्यंजन हो गया और इसके साथ में कोई व्यंजन जुड़े या स्वर जुड़े, उसको व्यंजन संधि ही कहेंगे। इसमें सबसे पहले आती है इष्टुत्व संधि। इसमें होता है इसका सूत्र इस्तो, इश्चुना, इश्चु। मतलब स्तो से आता है सा और ता वर्ग। सा मतलब सकार से ले सकते हो आप, केवल सा। और ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना, ये। और इसके बाद अगर सा या फिर चा वर्ग आए, चा, छा, जा, झा, वा, तब इसमें जो सा है उसका सा और ता है उसका चा हो जाता है। जैसे रामस्यते, रामस्यते। उत्दंचारण उच्चारण, यजधनना यज्ञ। इस तरीके से उदजन ज्वलम उज्ज्वलम इस प्रकार का होता है। और साथ जो है उसमें कोई ये सूत्र बताता है कि इसमें कोई संधि नहीं है। जैसे प्रसदन्ना प्रश्ना बनता है, ये कोई संधि नहीं है। विषदन्ना विष्णु बनता है, इसमें कोई संधि नहीं है। अगला है इष्टुत्व संधि। इष्टुना इष्टु, इसमें क्या होता है? अगर सा और ता वर्ग है, ता वर्ग है तो उसका सा और टा वर्ग, सा से सा बन गया, ता वर्ग से टा वर्ग बन गया। जैसे राम षष्ठ, तो राम षष्ठ। रामष्टीकते, रामष्टीकते। तददन टीका, तटीका। धनुष टंकार, धनुष टंकार। पेशदन ता, पेष्टा। सचदंते, सचते। इसी प्रकार इसमें जो है, जो अगला है अनाम्न, नाम्न और नवति होगा। नगनी नाम इति वाच्यम, जो इसका मतलब है क्या? सचदन नाम होगा तो सन्नाम हो जाएगा, सचदन नवति तो सन्नवति, और सचदन नगण्य होगा तो सन्नगण्य, सन्नगर्य। इस तरीके से जसत्व संधि क्या होगी? झलाम जसो अंते, झल। और इसके बाद अगर कोई स्वर या हस आता है, हस एक प्रत्याहार है, तो झल प्रत्याहार वाले वर्णों के बाद अगर स्वर या हस प्रत्याहार के वर्ण आते हैं तो झल का जस हो जाता है। जैसे वागधन ईस, वागीस, बागधन हरि, वागरी। अचदन अंत, अजंत। इस प्रकार से जगत धन ईश, जगदीश। और पूर्व सवर्ण संधि जो होती है इसका भाग है। और इसमें वागधन हरि जैसे होता है तो वाग बाघ हरि इस प्रकार से बन जाता है। जसत्व संधि में वाघ हरि होगा, और जो पूर्ण सवर्ण संधि होगा उसमें जो हा है उसका घाव हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा, जो हा है उसका घाव हो जाएगा। और जसत्व संधि में, जसत्व संधि हम लोगों ने ऊपर पढ़ी है, अगर इसके बाद में आता है तो इसमें जो होता है ना उसका जो अगला वाला है ना, पहले वाले के जैसे वाक है तो उसका तीसरा वर्ण आ जाएगा। का वर्ग का तीसरा वर्ण, वैसे ही इसमें आप मान लीजिए उद्दन चार आहरण था ना, तो ता था दा, दा था ना, तो ता का तीसरा वर्ण आता है, तो पहले का तीसरा हो जाता है इसमें। इसमें किसमें हो जाता है पहले का तीसरा? जसत्व में। किसी को भी देख लीजिए, पहले का तीसरा हो जाएगा। बागदनीस है तो का पहला वर्ण है, का खा गा होता है, गा तीसरा वर्ण है, तो फिर का तीसरा हो गया, तीसरा क्या होता है? गा। इस तरीके से चा छा जा होता है तो उसमें अचदन अंत अजंत होता है, उस प्रकार से बन गया ये।
और जसत्व में जैसे जसत्व ये तो हो गया। अब इसमें क्या होता है, चौथा हो सकता है, जैसे वागदन हरी था तो जो हा है उसका पीछे वाला पूर्ण सवर्ण, पूर्व वाला सवर्ण रहेगा, बाद वाले का हो गया चौथा, मान लो ऐसे, ठीक है। तो उत हरण, तो इसमें अगर हम लोग पूर्व सवर्ण बनाएंगे तो क्या होगा, जैसे उद का तो उद हो गया, हा को ता के अनुसार चेंज करेंगे तो ता था दा, तो तीसरा हो गया इसमें। इसी प्रकार से चर तो संधि, संधि का जो सूत्र है वो खरीचा, इसमें इसीलिए बोलते हैं जो जो झल है ना उनके बाद अगर खर आता है तो उसका चर हो जाता है, जैसे उदधन तरम। अब इसमें क्या आया, ये प्रत्याहार है, हमने माहेश्वर सूत्र वाली क्लास में इसको पढ़ने से प्रत्याहारों को समझ रखा है, तो कैसे बन रहे हैं वो आपको वहाँ पे समझना चाहिए। उदन तरम, तो दा का ता हो गया, सॉरी, तो इसमें दा का ता हो गया, उत्तरम हो गया, सदन पुत्र सतपुत्र हो गया, विपदंती विपत्ति हो गया, जैसे मूल संधि से बनाते हैं उज्ज्वलम, तो उत्तदन ज्वलम होगा, लेकिन इसमें इससे क्या होता है, ता का दा होता है, दा से उसका जा होता है, इस प्रकार से। इसमें मतलब होता क्या है, दोनों सही हैं, हम लोग ऊपर जैसे किए ना, उत्तदन उददन तरम, तो उत्तरम हो गया। अब इसका उत्तदन तरम कर दिया तो ये उसका मूल संधि विच्छेद नहीं हो, ता का दा हो रहा है दा से, तो इस प्रकार से जो मूल संधि विच्छेद है वो सबसे सही है। उद्दन जलम, तो उज्ज्वलम हो रहा है, इसी प्रकार से बता रहा हूँ कि उद्दन ज्वलम और उत्तधन जल ज्वलम दोनों उज्ज्वलम होंगे, और उद्दन जलम वाला सबसे सही है, संधि का नाम इष्टुत्व संधि होगी, जो हम लोग पहले ऊपर पढ़ चुके हैं। उद्दन चारणम, उच्चारणम, तो उद्दन उत्तदन दोनों का चारण होगा, संधि का नाम इष्टुत्व संधि होगी। सतदंजन और सददंजन सज्जन होगा, संधि का नाम इष्टुत्व संधि होगी। अगला है अनुनासिक संधि, एरो अनुनासिके, अनुनासिक नासिको वा, एयर का अनुनासिक से जब संबंध होता है, एयर प्लस अनुनासिक बराबर एयर से अनुनासिक हो जाता है, जैसे बागदन्मयम बांगमयम, तदन्मयम तन्मयम, चितदन्मयम चिन्मयम, जगतधन्नाथ जगन्नाथ, मृतधन्मय मिन्नमय। इस प्रकार से अनुस्वार संधि जो है मो अनुस्वारा होता है इसका, माँ जन व्यंजन आएगा तो माँ से अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार हरिमदन बंदे हरिम बंदे, समदंदी संधि और गमदंता गमता, इस प्रकार से अनुस्वारस्य यही परिसवर्णे, संधि का संधन, ये इसलिए बताया कि परसवर्ण संधि से जो होता है ना, इसमें ना आता है, और गमता गंता होता है ना, वो गंता हो जाता है। व्यंजन में व्यंजन, इसमें जो अनुस्वार वाला आएगा वही अनुस्वार होगा, परसवर्ण वाला शुद्ध होता है, मतलब जो व्यंजन है वो सही है। ये सब जैसे चंचल पंकज अंकित, ठीक है, एक अनुस्वार वाला है और एक परसवर्ण वाला है। अनुस्वार और परसवर्ण वाला क्या है वो मैं बस समझाता हूँ, समझो। जैसे ये व्यंजन पतंजलि चंचल पंकज अंकित, ये परसवर्ण वाले हैं, व्यंजन पतंजलि चंचल पंकज अंकित ये अनुस्वार वाले हैं, ये वाले ज़्यादा सही हैं, ठीक है। ईशांसी संयोग और संयोग होता है, इस प्रकार से मोस्ट ऑफ द जो व्यंजन संधियां हैं वो हमने समझ ली हैं, उदाहरण हमने देख लिए हैं। अगला है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि है खा, जो जो विसर्ग के बाद अगर खर आता है तो विसर्ग का सा हो जाता है, जैसे पुरहदनकारम पुरस्कारम, नमःदनकारम नमस्कारम, हरिदम त्रायते हरिस्त्रायते, त्रयादन त्रिंशत त्रयस्त्रिंशत, तद्दन पुरुषा तृतीय तत्पुरुष, जो तत्पुरुष धन तृतीय तो तत्पुरुष
तृतीय। धनुष धन टंकार, जो धनु धन टंकार होगा धनुष टंकार, और बालका धन चलती बालश चलती, लेकिन इन दोनों में और ष्टुत्व संधि हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना है, यह बात मान ले सकते हैं आप। जैसे विसर्ग के बाद स्वर या हस आता है, हस, तो उसके बाद गुरु प्लस ब्रह्मा जैसे इससे समझ सकते हैं, तो उसका हो जाता है जो रेफ हो जाता है। रेफ का मतलब आप समझ सकते हैं, ऊपर मात्रा, ठीक है। गुरुर्ज्ञानम भानुधन इव भानुरेव, और इसी प्रकार से जो आधा रा हो जाता है, आधा रा की मात्रा लगती है रोरी सूत्र से, उसमें पूर्ववर्ती वाला हट जाता है, तो जन निर्धन रोग बराबर निरोग। ये आप ध्यान रखिए इसको। जड़ लोपे पूर्वस्य दीर्घो अन, इसका मतलब है पहले वाला हट जाएगा। कैसे हटता है? रोरी सूत्र से, इसका ध्यान रखना। निरोग मतलब निरोग, निर्धन रंध्र बराबर निरंध्र। शिशुर्धन रोदती, शिशु रोदती। इसी प्रकार उर्त जो संधि है, उसमें विसर्ग के बाद अगर उ आता है तो उसका ओ और जो आ और उ, उसको उ बन जाता है। आ जब विसर्ग का उ बना तो उसके बाद उ और आ मिलकर ओ हो जाते हैं, और ओ के साथ में जब उर्त संधि देखिए आप यहाँ पे, जब आ के बाद यहाँ पे विसर्ग और आ था, तो विसर्ग को यहाँ पे हम लोग ने ऊ बना दिया, तो आ ऊ और ये आ, तो इसमें जब ये आ और ऊ मिलके ओ बन गए और इसके साथ में आ जुड़ा, तो ये ओ और ह्रस्व आ मान सकते हैं आप, ठीक है। इसको जैसे कादन अपी होता ना, ये को अपी वाला हमने वो कहा था, आगे भी बताएं, तो वो को अपी उसमें बन रहा था, किसमें? स्वर संधियों में। पहले वाला वैसे ही हो रहा था, को धन अपी होता, लेकिन इसमें है विसर्ग, का धन अपी बराबर कॉपी। अब इस चीज को ध्यान रखना, कॉपी अगर ऐसे लिखा है और आप का धन अपी वर्ग करके, तो इसको उर्त्व संधि या विसर्ग संधि बताएंगे। और देखिए यहाँ पे बस दिखाता हूँ, देखो पूर्व रूप में क्या है, को धन अपी, तो पूर्व रूप स्वर संधि, और इसमें अगर का धन अपी तो कॉपी, सकलो अपी अगर कर रहे हो और इस प्रकार, तो उसमें पूर्व रूप आएगा, और सकल धन अपी करके विसर्ग लगा के कर रहे हो तो उर्त संधि आएगी, ठीक है। ये खत्म, आपकी संधि का टॉपिक भी खत्म हो गया। आगे अभ्यास है, अगर आप कमेंट करेंगे आपको अभ्यास एग्जाम्पल से चाहिए तो आपको ये वीडियो मिलेगी। मेरे पास बहुत सारे अभ्यास एग्जाम्पल हैं, और अगर ये चाहिए तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और उस पर कमेंट करना पड़ेगा, तब आपको ये मिलेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए।